गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपीएस स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका सभी का स्वागत है। हमारा जो चैप्टर हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, फोर्थ चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। इसके हम थर्ड लेक्चर पर आ चुके हैं और मैंने अभी तक आपको अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बताया और अभिक्रिया वेग के बारे में बताया था। अभिक्रिया वेग क्या होता है बच्चों? एकांक समय में क्रियाकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्योंकि एक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, क्रियाकारकों की सांद्रता में तो लगातार कमी आती है और उत्पादों की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। तो क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, इकाई समय में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। उसके बाद हमने बात की थी अभिक्रिया वेग के प्रकार की। तो अभिक्रिया का वेग है जो 3 प्रकार का होता है। एक होता है तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग क्या है? किसी अभिक्रिया के दौरान एक निश्चित क्षण पर टाइम लिमिट 0 कर दें हम, निश्चित क्षण पर अल्पांश समय पर जो अभिक्रिया का वेग ज्ञात किया जाता है वो ही उसका क्या होता है, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। और तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग ज्ञात करने के लिए हमें क्रियाकारक और उत्पादों के सांद्रता वक्र के द्वारा हम ये ज्ञात करते हैं। क्रियाकारक और उत्पादों के सांद्रता वक्र लेते हैं। जिस समय पर, जिस पॉइंट पर, जिस अल्पांश पर आपको अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है वहां पर ही हम क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींच देते हैं। स्पर्श रेखा का जो ढाल है, टेंजेंट है, वो ढाल ही किसको बताता है, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग को बताता है। तो अपन ने तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग के बारे में बात कर ली थी। जो तात्क्षणिक वेग होता है ये भी लगातार बदलता है। तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग भी लगातार बदलता रहता है, टाइम के साथ साथ फिक्स नहीं होता कि पूरी अभिक्रिया के दौरान यही रहेगा। तात्क्षणिक हर समय बदलता है क्योंकि सांद्रता वक्र भी लगातार बदलता रहता है। उसका ढाल बदलेगा, ढाल बदलेगा मतलब तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग बदल रहा है। ये बातें अपन ने कर ली थी अभिक्रिया वेग के बारे में। अब अपन बात करेंगे औसत अभिक्रिया वेग। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, औसत अभिक्रिया वेग कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके 1-2 न्यूमेरिकल भी करेंगे हम, तो उसके बारे में बात करते हैं। औसत, एवरेज, औसत अभिक्रिया वेग। इस चैप्टर में अपन औसत अभिक्रिया वेग ही ज्ञात करेंगे, तात्क्षणिक वेग अपन से ज्ञात नहीं करवाएगा। एवरेज वेलोसिटी रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। औसत अभिक्रिया वेग क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान चयन किए गए समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में, चयन किए गए किसी निश्चित समय अंतराल में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, उस अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान चयन किए गए निश्चित समय अंतराल में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, अभिक्रिया का औसत वेग कहलाती है। अभिक्रिया का औसत वेग कहलाती है, औसत वेग कहलाती है।
ठीक है भाई। अब ये इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, देखो मान लीजिए ये तो आपका समय और क्रिया कारक के मध्य सांद्रता अंतराल है। आपको पता है ये इस तरह से होता है कुछ। इस वक्र में, क्रिया कारक के सांद्रता वक्र में एक निश्चित समय अंतराल, चयन किए गए निश्चित समय अंतराल चयन कर लो। मान लो एक तो T1 पॉइंट पर और एक T2 पॉइंट, ये समय अंतराल हो गया T1 और T2। तो इसमें देखो सांद्रता में कितना परिवर्तन है। T1 पर सांद्रता C1, ये सांद्रता C1 हो जाएगी, और T2 पर सांद्रता देखो C2। अब V एवरेज क्या होगा, सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा C बराबर में C2 माइनस C1। ये नेगेटिव आएगा बच्चों, क्योंकि देखो C2 की वैल्यू कम है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है क्रियाकारक की सांद्रता में कमी आ रही है। तो देखो इसकी T1 पर सांद्रता अधिक है, C1 का मान ज्यादा है, और T2 पर सांद्रता क्या है, कम है। तो C2 माइनस C1 करोगे तो नेगेटिव आएगा, और डेल्टा T क्या होगा, समय अंतराल T2 माइनस T1। समय अंतराल हमेशा पॉजिटिव होता है, समय अंतराल क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। तो औसत अभिक्रिया वेग आपका V एवरेज क्या हो जाएगा, V एवरेज क्रिया कारक के सापेक्ष निकाल रहे हो, माइनस का चिन्ह, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ये माइनस का चिन्ह इसलिए लगाया क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, वेग हमेशा पॉजिटिव मिलेगा आपको। ठीक है ना। तो ये तो आपका क्या हो गया, क्रिया कारक के सापेक्ष हो गया। क्रिया कारक के सापेक्ष हम ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, औसत अभिक्रिया वेग। अगर उत्पाद के सापेक्ष ज्ञात करें तो इसी तरह से ज्ञात करोगे, यहां समय, ये आपका उत्पाद की सांद्रता, ये आपको पता है इस तरह से जाता है। इसमें भी वही समय अंतराल ले लो, ये T1 ये T2। T1 समय पर सांद्रता देखो आप, ये आ जाएगी C1, और T2 समय पर देखो सांद्रता, ये C2। तो अब की बार देखो पॉजिटिव आएगा, सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा सी क्या है, सांद्रता में परिवर्तन। डेल्टा C बराबर क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1। ये पॉजिटिव आएगा अब की बार, क्योंकि C2 की वैल्यू ज्यादा है, देखो C2 का मान ज्यादा है, C1 का मान कम है। और डेल्टा T ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, T2 माइनस T1 ये पॉजिटिव। तो V एवरेज क्या हो जाएगा आपका, अभिक्रिया का औसत वेग प्लस साइन लगेगा डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। इस प्रकार से अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात किया जाता है। क्रिया कारक के सापेक्ष ज्ञात करते हैं तो नेगेटिव चिन्ह लगाते हैं, उत्पाद के सापेक्ष ज्ञात करते हैं तो पॉजिटिव साइन लगाते हैं। ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद एक तो न्यूमेरिकल कराऊंगा और फिर इसकी प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे, रस समीकरण मिति गुणांक कैसे प्रभावित करता है अभिक्रिया वेग को। प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल हम कैसे करते हैं प्रैक्टिकल में, इतना आसान नहीं है ये। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का देखते हैं अपन। हाँ भाई ले लिया इसका स्क्रीनशॉट।
अब देखिए आगे एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूं मैं पहले आपको, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। तो क्वेश्चन है कि अभिक्रिया है ये, रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में बदल रहा है, आर इज चेंज टू प्रोडक्ट। इस अभिक्रिया के लिए, इस अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता 0.03 मोलरता से 0.03 मोलर से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 मोलर हो जाती है। मोलर हो जाती है। तो इस अभिक्रिया का वेग, इस अभिक्रिया का वेग मोलर प्रति सेकंड व मोलर प्रति मिनट में ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, दोनों इकाइयों में ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे भाई, रेट ऑफ रिएक्शन वी एवरेज लगा दो। अभिकारक की सांद्रता दी हुई है, तो अभिक्रिया कारक के सापेक्ष आपको पता है माइनस डी आर अपॉन डी टी। आर क्या है, क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन। डी आर अपॉन डी टी क्या है, क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन। और माइनस का चिन्ह क्यों लगाया है, क्योंकि क्रियाकारक के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं अपन। माइनस क्रियाकारक के सापेक्ष, देखो सांद्रता में परिवर्तन कितना हो रहा है, 0.03 से 0.02 हो गई, तो 0.02 माइनस 0.03, ये प्रारंभिक सांद्रता, ये अंतिम सांद्रता है। हमेशा अंतिम में से प्रारंभिक को घटाया जाता है परिवर्तन ज्ञात करने के लिए। और समय कितना, 25 मिनट में। तो पहले अपन मिनट में ही ज्ञात कर देते हैं, फिर बाद में काम आसान हो जाएगा, मिनट को सेकंड में बदल लेंगे। तो आप देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, देखो माइनस, और इधर भी ये माइनस का ही आएगा, माइनस का 0.01 अपॉन 25। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये 1/25 अपॉन 0। इस पॉइंट को हटाओगे, ये तो देखो प्लस का हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाओगे आप, नीचे 2 0, 1/2500, ये हो जाएगा। इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, चाहे यहां से इस पॉइंट को हटाओ, 10 की घात माइनस 2 लिख दो ऊपर, 1 गुणा 10 की घात माइनस 2, ये हटा दो। अब देखो 1 में 25 का भाग दो, तो 1 में 25 का भाग दोगे तो 25 चौके 100 होते हैं, तो 0.04 इंटू 10 की घात माइनस 2 मोलर प्रति मिनट आ जाएगा। ये अभिक्रिया का वेग आ गया। ये क्या आ गया, अभिक्रिया का वेग। अब माइनस नहीं आया, देखो क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो अभिक्रिया का वेग तो हमेशा आपको प्लस में ही आएगा। अगर इसको आप वैसे लिखना चाहते हो वैज्ञानिक संकेतन में, तो इस पॉइंट को यहां लिया, 2 इधर लाओगे तो ये 4 गुणा 10 की घात माइनस 4 मोलर प्रति मिनट, ये हो जाएगा। ठीक है ना, इस दशमलव को हटाया तो इधर 10 की घात माइनस 4 आ जाएगा आपको। अब देखिए आगे, इसी को अपन को किस में बदलना है, सेकंड में, मोलर प्रति सेकंड में। तो वी एवरेज
ये तो वही लग जाएगा फॉर्मूला। तो बस अब की बात समय को किस में रख देना है, सेकंड में। ये चीजें तो यही रहेंगी, बस 25 गुणा 60 और आ जाएगा, 25 इंटू 60 और आ जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा 1 गुणा 10 की घात -2, मैं डायरेक्ट यहीं से लिख देता हूं। और ये 25 इंटू 60, 25 छिक्के 150 होता है, ये 1500 हो जाएगा। 1 गुणा 10 की घात -2, नीचे 1500। ठीक है, इन दो जीरो को भी आप ऊपर ले जाओ तो ये 10 की घात -4 हो जाएगा, और 15 का इसमें भाग दो, तो ये लगभग आपका आएगा 0.66 इंटू 10 की पावर -4, 0.66 इंटू 10 की पावर -4। या इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है तो 6.6 वैज्ञानिक संकेतन में बोलोगे 6.6 इंटू 10 की पावर -5 हो जाएगा, क्योंकि 1 दशमलव इधर लाओगे आप, ये तो हो गया मोलर प्रति सेकंड। ये हो गया तो 6.66 इंटू 10 की पावर -5 मोलर प्रति सेकंड। 1 दशमलव इधर लाते ही है, क्योंकि 1 में भाग नहीं जाएगा, 10 में भी नहीं जाएगा। 1 मिनट रुको बच्चों, 15 का 1 में भाग दोगे नहीं जाएगा, फिर 10 में भी नहीं जाएगा, तो उसकी जीरो लगेगी, फिर वो आएगा। तो ये आपका 6.66 इंटू 10 की पावर -6 मोलर प्रति सेकंड, ये मिनट में ज्ञात किया है, ये सेकंड में। आपको क्वेश्चन में ध्यान देना होगा कि वो किस में ज्ञात करवा रहा है अभिक्रिया का वेग। हो सकता है वो प्रति घंटा ज्ञात करवा दे, प्रति मिनट ज्ञात करवा दे, या प्रति सेकंड, तो जैसे भी ज्ञात करवाए वैसे आप करें। ये सिंपल है ऐसी रिएक्शंस के लिए। अब अपन आगे देखते हैं, एक प्रारंभिक अभिक्रिया वेग, वो और देखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की प्रॉब्लम करेंगे। प्रारंभिक अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया का तीसरा वो है अभिक्रिया वेग का प्रकार। भाई तात्क्षणिक वेग हो गया, औसत वेग हो गया, ये आरंभिक वेग, कई बार जरूरत पड़ जाती है आरंभिक वेग की। अभिक्रिया का आरंभिक अभिक्रिया का आरंभिक वेग तो क्या है, किसी अभिक्रिया के लिए किसी t बराबर 0 पर ज्ञात किया जाता है। t बराबर 0 जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है, किसी अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक की सांद्रता व समय के मध्य बने ग्राफ में, समय के मध्य बने ग्राफ में
t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर स्पर्श रेखा खींचने पर जो ढाल प्राप्त होता है, उसे ही अभिक्रिया का इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का आरंभिक वेग कहते हैं। समय, ये आपके रिएक्टेंट की सांद्रता, समय और क्रिया कारकों की सांद्रता के मध्य, जैसे ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ में t बराबर 0 पर यहां पर स्पर्श रेखा खींचो, इसके पॉइंट ये, तो इस समय जो ढाल प्राप्त होगा ना आपको, ये थीटा, ये ढाल ही क्या होगा, आपका प्रारंभिक अभिक्रिया वेग, v प्रारंभिक, v इनिशियल क्या होगा, इसका ढाल, नेगेटिव ढाल है जो नेगेटिव आता है इसका, थीटा का मान 90 से ज्यादा है इसलिए। तो ये अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग है। अभिक्रियाओं के, क्योंकि इस समय क्रिया कारक की सांद्रता ज्यादा है, सांद्रता अधिक है, तो अभिक्रिया का वेग भी प्रारंभ में क्या होगा, अधिक होगा, t बराबर 0 पर। ये ढाल है, उसको रिप्रेजेंट करती है। तो ये आपका क्या हो गया, अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग। ये अभिक्रिया के तीनों वेगों के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। अब अगली क्लास में हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि अभिक्रिया के, किसी अभिक्रिया के लिए जब अपन अभिक्रिया वेग को व्यक्त करते हैं तो उनके रस समीकरण मिति गुणांक कैसे काम में आते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक का क्या इफेक्ट पड़ता है। अभिक्रिया का वेग किसी भी क्रिया कारक या उत्पाद के सापेक्ष आप ज्ञात करोगे, वो तो एक समान ही प्राप्त होगा। अभिक्रिया तो एक ही वेग से गतिशील होती है, लेकिन हर क्रिया कारक और हर उत्पाद के, क्रिया कारकों के तो सांद्रता के घटने की दर, उत्पादों के सांद्रता के बढ़ने की दर, हर क्रिया कारक उत्पाद के सांद्रता के जो परिवर्तन की दर है वो क्या होगी, अलग अलग होती है। वो उनकी रस समीकरण मिति के अनुसार होती है। तो ये रस समीकरण मिति गुणांकों का क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम डिस्कस करेंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। उस पर आधारित मैं 4-5 न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, वो न्यूमेरिकल करने हैं आपको। ठीक है भाई, तब तक के लिए बाय।